बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब 9 और 10 सितंबर को पीटीआई के रकीन कौमी असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करके जो पार्लियामेंट की तौहीन की गई, उस पर हुकूमती वज़रा तो जस्टिफिकेशन दे ही रहे हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पर कार्रवाई का ऐलान किया हुआ है और आज उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक पार्लियामेंट की भी तजवीज़ दे दी है और इस हवाले से कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। लेकिन अब यहाँ पर देखना हमें यह होगा कि मौजूदा हालात में अपोजिशन और हुकूमत में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट मुमकिन है भी या नहीं, क्योंकि पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे के बाद से सियासी दर्जे हरारत में खासा इजाफा हो गया है और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें थी वो भी अब दम तोड़ गई हैं। कल बानी पीटीआई ने भी कहा कि अब किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक-ए इंसाफ 8 सितंबर के जलसे के बाद इस हद तक बंदगली में दाखिल हो गई है कि अब खैबर पख्तूनख्वा, जी हाँ वही खैबर पख्तूनख्वा जहां के वज़ीर आला एक सख्त तकरीर करते हैं और अगले ही दिन मुबैना तौर पर 8 घंटे के लिए लापता हो जाते हैं, वहां पर गवर्नर राज लगाने की चमगोइयां मंजरेआम पर आ रही हैं। अब हकीकत क्या है ये भी जानेंगे और इसके अलावा जो सियासी तलखियों में इजाफा हो गया है, इससे क्या सिस्टम हमारा खतरे में है, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिनसे मुतालिक 9 सितंबर को रिपोर्ट होता है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है, कल उनके सेक्रेटरी ने वजाहत देते हुए कहा है कि एक सहाफ़ी ने तोसी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कई माह पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के इस वजाहत की से तो ये तासुर मिल रहा है कि वो एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी रखते हैं। अलबत्ता यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने किसी ऐसी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे कर लिए हैं, क्योंकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए JUIF की हिमायत दरकार है, मगर आज मौलाना ने कहा है कि JUIF अपोजिशन का हिस्सा थी और रहेगी भी, इसलिए सवाल उठ रहा है कि मौलाना के बगैर हुकूमत किस तरह से आईनी तरमीम कर सकेगी। इस समेत दीगर मौज़ूआत पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया हुआ है अनवर रजा साहब ने और अदनान हैदर एंकर पर्सन है, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज कौमी असम्बली के ऐवान के हवाले से, कि जिस पर हम ये देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं और एक उन्होंने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद भी मंजूर कर ली है और इसके हवाले से उन्होंने जो मेंबरान हैं उनका भी तयन कर लिया है कि कौन इस मामलात को लेकर चलेगा। रिजवान रज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन हम आज देख रहे हैं, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट भी मंजर आम पर आया, आपको लगता है कि जब इतनी तलखियां हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान के दरमियान मौजूद हैं तो किसी तौर पर ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट वाला जो मामला है ये होता हुआ मामला आपको हल होता दिखाई दे रहा है, ये मुआहदा होगा? देखिए, इस वक्त दोनों जो हैं हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने दाव पे हैं। अच्छा रिजवान रज़ी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर है नाज साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा सबसे पहले उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं। फलक नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कल जो कुछ हुआ सेनेट में आपके साथ और फैसल वावड़ा साहब के दरमियान, ये मामला आखिर था क्या? कुछ आप अपनी ज़बानी हमें बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त उस फोरम पर? देखिए जी, कल जो सेशन चल रहा था, ठीक है, तो आपको तो पता है 9 सितंबर को जो इससे एक दिन पहले जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, जो हमारे जो अरकान को गिरफ्तार किए गए थे, जिस तरीके से अगवा किए गए थे, मैं तो कहूँगी अगवा किए गए थे, ठीक है। तो हम लोग जो कल जो ये सेशन में हम चाहते थे कि हम इससे बात करें, तो हमें आखिर तक माइक नहीं दिया गया, ठीक है। अच्छा, सारे ट्रेजरी बेंच वाले बोल रहे थे, ठीक है। तो हाँ जी, तो आखिर में फैसल वाड़ा साहब को जो माइक दिया गया तो 20 मिनट तक वो बोलते रहे और वहाँ पर उसने जी जो हमारा जो CNKTK है अली अमीन गंडापुर साहब, उसके बारे में मज़ीदा अल्फाज उसने इस्तेमाल की और मेरे लीडर इमरान खान के बारे में, ठीक है। तो आपको तो पता है लीडर जिस पार्टी के भी लीडर हो तो उसका एहतराम किया जाता है। लेकिन फलक साहिबा, मुझे ये बताइएगा, फलक साहिबा, आपने गाली दी थी या आपने गाली नहीं दी थी? और क्या अगर आपने गाली दी थी तो आप उसको जस्टिफाई समझते हैं? क्या ये आपका राइट था, डिवाइन राइट है कि आप जिसको चाहें गाली दे लें? भाई आप अपना नाम तो बताए ना मुझे। रिजवान रज़ी साहब प्रोग्राम में हमारे नाम को छोड़े, ये तो पूछा जाना चाहिए ना कि आपने गाली दी थी कि नहीं दी थी। अगर आपने गाली दी थी तो हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं।
ٹھیک ہے جی، اس طرح بات ہے جی، میں نے کوئی گالی نہیں دی ہے، غیر پارلیمانی زبان میں نے نہیں استعمال کی ہے، ہماری تربیت ہمارے لیڈر اور ہمارے گھر میں ایسی نہیں ہوئی ہے، اور میرا تعلق چترال سے ہے، چترال کے لوگوں کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں نے کوئی گالی نہیں دی، میں ادھر اکیلی تنہا خاتون پاکستان کے 12 کروڑ خواتین کی جنگ لڑ رہی تھی. میں ایک ماں ہوں، ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، کسی کی بیوی ہوں، میری بھی عزت ہے. میرے ساتھ جو کچھ ہوا سارے میڈیا والے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سب نے دیکھا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے. میں نے چیئرمین سینٹ کو میں نے بار بار یہی شور کر رہی تھی، میری جو موقف ہے مجھے میرے موقف بیان کرنے دے. اس کے باوجود بھی کوئی میری نہیں سن رہے تھے. ٹریجری بینچ والے کھڑے ہو کے شور شرابہ کر رہے تھے. پاکستان کے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور میرا جو کلیگ ہے فیصل واڑا صاحب بھی، وہ جس طرح ان کی آواز میں جس طریقے سے وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بھی ریکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے فلک صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نازیبا زبان استعمال نہیں کی، آپ نے ان شارٹ آپ نے گالی نہیں دی، تو پھر ماں کی گالی انہوں نے کہا مجھے دی ہے فیصل وردہ نے کہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، البتہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا، تو پھر چیئرمین سینٹ نے آپ کو 3 دن کے لیے سسپینڈ بھی کر دیا. تو پھر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کیا جانا چاہیے تھا، آپ کو واپس بلانا چاہیے تھا ایوان میں؟ کہ آپ لوگ جب مجھے بلائے ہیں نا تو آپ میری بات بھی سنیں جی نا. جی پلیز فلک صاحبہ آپ سنیں. بات اس طرح ہے جی، آپ کو تو پتا ہے 1 دن پہلے ہمارے سی ایم کے پی کے خلاف عفنان اللہ خان نے ایسی لینگویج استعمال کی. وہ میں بتانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ میں اس گالی کو میرے اوپر لائے ہیں تو مجبوراً مجھے بتانا پڑے گا. میں ایکسکیوز کے ساتھ یہ لینگویج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی. عفنان اللہ خان نے پھر ہم بھی پیش کریں گے، آپ پیش کیجئے. اس نے سی ایم کے پی کے کو کہا، ٹھیک ہے اس نے جو بھی کہا تھا اسپیچ میں غلط کہا یا صحیح کہا. نہیں بی بی، انہوں نے طوائف کہا ہے، آپ نے تو وہ لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے صحافی خواتین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا. کنٹینیو کیجئے گا. بات تو سنے نا. جی میں سن رہا ہوں. اس نے کہا کہ عفنان اللہ خان نے مائک میں آ کے اس نے کہا کہ سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نائٹ کلب کا باؤنسر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ڈاکو، اور اس نے ڈاکو، بدماش اور پون اسٹار یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیا. آپ لوگ ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں. تو میں بار بار ادھر چیئرمین کے چیئر کے پاس جا کے یہی میں شور مچا رہی تھی کہ آپ لوگ میرے موقف سنیں، اور پھر انہوں نے میرے نہیں سنے. اتنا شور شرابہ تھا. ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ نے ون سائیڈڈ رہتے ہوئے اپنا ڈیسیژن دے دیا. میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں. جلدی کر لیجیے. میں شبلی صاحب کے پاس آ کے میں نے کہا کل جو عفنان نے جو الفاظ استعمال کیے سی ایم کے بارے میں، وہ لفظ میں نے شبلی کو دہرایا. جب میں نے اس کو دہرائے تو وہاں پر ہمارا ایک معزز سینیٹر، وہ ابھی ادھر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے ہی ہے نہ میرے ساتھ ہے، تو میں ان کا نام دینا نہیں چاہتی ہوں، میڈیا والوں کو پتہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ اٹھ کے گواہی دی کہ سینیٹر فلک ناز ہے واڈا کو گالی دی، اور وہ گالی جو میں نے شبلی صاحب کو بتایا تھا عفنان نے سی ایم کے پیچھے کو یہی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے قسم کھائی، گواہی دی، تو اس پہ شور شرابہ ہوا. تو یہ بات جو ہے میرے موقف نہیں سنے. میں ایک خاتون ہوں، آپ کو تو پتہ ہے. اس سے پہلے 2 دن پہلے عفنان سے 2 دن پہلے شہادت اوان سینئر پارلیمنٹیرین ابلو کو جو گالی دی وہ میں ریپیٹ کروں گی، آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے. اس نے جو گالی دی اس کو کسی نے معطل نہیں کیے، عفنان کو کسی نے معطل نہیں کیے. میں خاتون ہوں، میرا تعلق کے پی کے سے ہے اور پی ٹی آئی سے ہے. ٹھیک ہے،
تو انہوں نے مجھے معطل کیے میرے موقف سنے بغیر. تو میں چاہتی ہوں پاکستان کے تاریخ میں پہلی خاتون. ٹھیک ہے. اچھا فلک صاحب اس معاملے پر آپ کی وضاحت آ گئی. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آج جو چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی گئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت میں بہت سارے لوگوں کو اسپیکر کے کردار پر شبہ بھی موجود ہے، آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اور آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہو جائے گا اپوزیشن اور حکومتی پارلیمنٹیرینز کے درمیان، یہ ہونا چاہیے مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ بات میرا لیڈر پہلے سے یہی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کو مذاق میں لیتے تھے. دیکھیے میرا لیڈر پاکستان کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. پاکستان ہے تو ہم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو میثاق جمہوریت کے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں یا جو پارلیمنٹ میں جو ہوا ہے میرے نظروں سے نہیں گزرا ہے. میں خود جو میرے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے میں اس وجہ سے کافی پریشان ہوں 2 دن سے، ٹھیک ہے. جو ہو رہا ہے یہ اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہے. میں اس بات پہ کافی خوش ہوں. میں اس بات کو اس اقدام کے لیے میں جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. یہ اچھا اقدام ہے، اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ کے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. عدنان مجھے یہ بتایا کہ چارٹر آف پارلیمنٹ پر آپ کا کیا رد عمل ہے، کتنا ضروری ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں گالم گلوچ کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آپ کسی ایک جماعت کو ہم لوگ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، فلانے نے یہ کہا تو فلانے نے یہ نہیں کہا. اور ساتھ ہی ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کے ایکشن پر آپ کو لگتا ہے کوئی شبہ تو نہیں؟ کیونکہ جتنا سب کچھ ہو گیا قومی اسمبلی میں، ایسے کیسے ممکن تھا کہ 4 لوگ آئے اور اٹھا کر لے گئے؟ دیکھیں میں آف کورس کبھی بھی چارٹر آف پارلیمنٹ ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، میں بالکل پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اس کی بالکل مخالفت نہیں کروں گا. پر سوال یہ ہے کہ یہ اب آج اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب 9 ستمبر کی رات اس ملک کی جمہوریت کو روندا گیا؟ یہ حکومت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ ایک طاقتور حکومت ہے، اس حکومت کی رٹ کہاں تھی جب اپوزیشن کے، پی ٹی آئی کے، سنی اتحاد کے منتخب نمائندوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا؟ تو اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. کل کو انہی کے ساتھ اسی طرح کا رویہ جب ہوگا تو تب یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس حکومت کے ہاتھ میں تھا جو کچھ ہوا. یہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ جو کچھ اس رات ہوا 9 سپٹمبر کو اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکی. نہ یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہاں میں نے کروایا، نہ یہ حکومت یہ جواز دینے کو تیار ہے کہ ان سے طاقتور لوگوں نے کروایا اور کیوں کروایا. تو یہ ایک نااہلی کہہ دیں اس کو، حکومت کی کمزوری سمجھ لیں. تو ایاز صادق صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت پروان چڑھے، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مسلم لیگ نون کے رٹ ہو. تو اس رٹ کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ ایک سہارا ڈھونڈنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو شاید ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن ان تمام ایکٹ سے کہ کس معطل کر دیا جی میں نے سارجنٹ کو، تو میں چاہتا ہوں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو تاکہ سارے لوگ مل کے چلیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. قوم یہ جواب پوچھنا چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور منتخب نمائندے جو کئی حلقوں سے منتخب ہو کے پارلیمان میں پہنچے ان کو اسلام آباد پولیس نے دھکے دیے، گھسیٹا اور گرفتار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا. اس سوال کا جواب ہے تو نہیں ہے اس کے پاس. یہ جو مرضی کرتے رہیں، ساری دنیا کو یہ پتہ لگا ہے 9 سپٹمبر کو یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ ایک صرف کریکٹر ہے جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں رضوان رضی صاحب، کس کے اختیار میں تھا کہ 4 لوگ اندر چلے گئے، اٹھا کے لے آئے لوگوں کو اور ڈال دیا اور پھر لے کے گھسیٹتے ہوئے چلے گئے؟ ان 4 سارجنٹس کے اگینسٹ تو آج اسپیکر متحرک ہو گئے، لیکن وہ 4 آدمیوں نے وہ 4 گاڑیاں نظر نہیں آ رہی جو کہ وہاں پر آئی تھیں. دیکھیں میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے جواب دے لوں. چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف پارلیمنٹ یا چارٹر آف اکانومی ہو جائے گا، کیونکہ 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر جب بھی لیڈر آف دا اپوزیشن نے یہ بات کہی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے، چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، تو لیڈر آف دا ہاؤس بانی پی ٹی آئی نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے اتنا بڑا منہ پھاڑ کے کہا کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. آج الحمدللہ ہماری ڈیموکریسی اتنی میچور ہو گئی کہ کسی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں.
सब ने कहा कि हाँ जी कर लेते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आज बैठ के मुत्तफिक हो जाते हैं किसी एक लाइन के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि 2 वीडियोस सामने आई हैं अभी तक, अच्छा, जो कि पीटीआई के लोगों ने लेके पेश की हैं वहां पे स्पीकर के चैम्बर के अंदर, और उनके अंदर जो भी जिम्मेदार नजर आ रहा है, किसी के पास और होगी तो सिस्टम के अंदर से मिल जाएगी। इन 2 के आने का मतलब ये है, और पीटीआई के लोगों के जरिए आने का मतलब ये है कि वो किसी ने डिलीट नहीं की। अच्छा, इसका मतलब अगर वो मौजूद हैं तो बाकी कैमरों की भी मौजूद होंगी। तो वो कमेटी बन गई है जिसके अंदर पूरी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातों की और खास तौर पे पीटीआई की नुमाइंदगी मौजूद है। तो अगर हम उस कमेटी से पहले फैसला करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन अगर उस कमेटी के फाइंडिंग का इंतजार कर लिया जाए, अगर पीटीआई की बात नहीं सुनी जाएगी रज़ी तो वो साहब, बाहर हमारे निकल के मुल्क शोर में भी तो बहुत मचा सारी सकती है ना। कमेटियां बनती हैं, बहुत सारे जुडिशियल कमीशन कायम होते हैं, लेकिन कटे कटा कुछ निकलता नहीं है। नहीं मसला यहाँ रज़ी पर साहब, ही ये है। बताएं जो 9 सितंबर को हुआ वो ठीक था? क्या वो जमहूरियत की मजबूती की जानिब एक कदम था? भाई क्या 9 सितंबर ने बताया कि इस मुल्क में शहबाज शरीफ एक कठपुतली वजीर आजम है, ताकतवर तरीन वजीर आजम है? 9 सितंबर चीख चीख के कह रही है कि शहबाज शरीफ एक कठपुतली वजीर आजम है। ये नून लीग की हुकूमत लाचार नावाइज और एक कठपुतली हुकूमत के अलावा कुछ नहीं है। 9 सितंबर ये कह रही है। आप जो मर्जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करते रहिए, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में जरा तड़ नहीं है। खत्म होगी बात। ये ताड़ और कट्टा कट्टी जो है, ये गैर अखलाकी अल्फाज है, आइंदा इस्तेमाल करने से पहले इसका बात मतलब करें ना हम पूछ कि लीजिएगा। क्या इस मुल्क नहीं में सर, क्या बात ऐसा करें बात भाई? मतलब कि क्या नहीं, बात अभी आपने करें? भी जो लफ्ज़ क्या बात बात करे करें? थे, इमरान खान ने शहबाज वो शरीफ बात को बोला, और आप मैं इत्तेफाक जाता हूं। से और शहबाज शरीफ को घर भेज दें, शहबाज शरीफ को घर भेज दें, शहबाज शरीफ को घर भेज दें, उसे कहीं घर चला जाए भाई। तो जिस तरीके से हुकूमत अदनान मैं ये साहब तो का ख्याल है कि वो घर चला जाए, बेअख्तियार क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बेअख्तियार प्राइम मिनिस्टर है, उसे घर चला जाना चाहिए। क्या करें भाई? मैं भी कह रहा हूं कि उस दिन ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई हल तो ढूंढना है ना भाई, और किसी पे इल्जाम लगाए बगैर ढूंढना है, और ये कहे बगैर ढूंढना है कि मेरे लीडर ने साफी मेल जर्नलिस्ट को दलाल कहा और फीमेल जर्नलिस्ट को वो कहा तवाइफ कहा। तो रिजवान रज़ा साहब इस बात को भी एडमिट कीजिए कि हमारे अपने भी जो सहाफती लोग हैं वो तो हिस्सों में मैं उसकी शदीद अल्फाज मैं भी मजम्मत किया। मैं भी पहले जो पार्लियामेंट की मजम्मत हुई, हम पहले उससे बात करें। अदनान पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की तस्वीर हुई है, उसकी बात मजम्मत करें। करके तारीख गवाह है यानी पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म थे और इस मुल्क में पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। बिल्कुल किया इस बात की गवाही देगी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और इस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों को घसीटा गया। तारीख इस बात की गवाही देगी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इस्लामाबाद पुलिस को कह सकें कि ये क्या कर रहे हो। अच्छा, एक मिनट आप दोनों का पॉइंट आ गया, मुझे आगे चले इसी का मातम करना। सवाल एक पूछ रही है, मातम की बात नहीं है, वैसे मातम तो करना बनता था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है रिजवान रज़ी साहब, आप ये कैसे कह रहे हैं इसी का मातम तो उस दिन भी करना पड़ता था। मई का मातम हम आज तक मना रहे हैं। 8 सितंबर का मातम 8 सितंबर को जो जुलूस पे खड़े होके जो बकवास की गई थी, मातम तो उसका भी बनता था। लेकिन आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं। अदनान हैदर उस पर जवाब देगा, एक लाइन उस पर डिबेट करेंगे। जरियाब का सवाल 9 सितंबर सवाल का सवाल है भाई मेरा एग्जैक्टली 8 सितंबर को डिस्कस ही नहीं। अनवर रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा, रिजवान रज़ा साहब मुझे आगे बढ़ने दे। अनवर रज़ा साहब मुझे ये बताइए कि अगर 9 सितंबर के हवाले से अगर मैं बात कर रही हूं, चाहिए कि 8 सितंबर से शुरू करें। अनवर रज़ा साहब मुझे ये बताइए कि जो 9 सितंबर को सब कुछ हुआ, जिस तरीके से पार्लियामेंट में लोग घुसे और मैंने इसको निकाल कर ताड़ बाहर निकाल के लेके फेंकते चले गए, वो यकीनी तौर पर जस्टिफाई नहीं था। लेकिन रिजवान रज़ी साहब ये कह रहे हैं हम कब तक उसका मातम करते रहेंगे? जब हम सानेहा 9 मई का मातम आज तक मना सकते हैं तो हम पार्लियामेंट के तकद्दुस के हवाले से बात नहीं कर सकते? ज़रियाब, पहली बात तो यह है कि 9 सितंबर का जो वाक़या है वो जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। देखिए, वो किसी की भी हुकूमत होती, मेरे यही अल्फाज होते। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए किसने इजाजत दी पार्लियामेंट के अंदर अहाते में कस्टोडियन ऑफ दी पार्लियामेंट जो है वो स्पीकर होते हैं? ये एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के अहाते से बाहर भी हो सकता था। क्या पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को, मेंबरान कौमी असम्बली को बाहर से गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? बुनियादी सवाल यह है कि किसकी इजाजत से पुलिस पार्लियामेंट के अंदर आई, वहां से उन्होंने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया और जो सुप्रीम इदारा है आपका, उसकी आपने धज्जियां बिखेरी। फिर अच्छा, आप सॉरी क्या मुझे बताइए कि ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बार-बार हम पुलिस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा बात करने दीजिएगा। मुझे
मुझे भी अब समझ आ गई है कि आप भी शोर शराबे की बुनियाद पर लोगों के सवालात और जवाबात लेती हैं। मुझे अपनी बात मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं रहूंगा। उसकी वजह यह है कि आप रजी साहब को टाइम देती है, यादरान को टाइम देती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप बताइए, मेरा भी ओपिनियन लीजिए ना। मैं पार्लियामेंट के अंदर होता हूँ, सुबह से शाम तक हम यही काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये सवाल है बुनियादी, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कुछ भी नहीं होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुकूमत की मजबूरी है, पार्लियामेंट हो रहा है, डेमोक्रेसी हो रहा है, जो है ये हुकूमत की कमजोरी है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट हो, इसलिए किया जा रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर पुलिस किस तरह दाखिल हुई, इसका सवाल देना है, जवाब देना है स्पीकर कौमी असेंबली ने, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर हम चीजों को ड्रैग कर देते हैं। देखिए ना, बुनियादी सवाल यह है कि 9 सितंबर के सारे सवाल आपने पूछने सवाल बात यह कि मुझे जवाब देने दें। रजी साहब के साथ उलझ पड़ते हैं, कभी मेरे साथ उलझ पड़ते हैं। मैं कहता हूँ आप 9 सितंबर का जो सवाल था, मुझे उस पर बात नहीं करने दे रहे आप। मैं खुद 9 सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो बात तो करने देना। जब आप मुझे बात नहीं करने देंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे बताएं। देखिए बात तो करने दें, मेरा जवाब तो सुनने दें। शो में बैठो, आज आपने आके मुझे बिल्कुल डिट्रैक कर दिया। अनवर साहब बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए बुनियादी बात यह है, हुकूमत की इस वक्त ये मजबूरी है कि उन्हें चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करना है, ठीक है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है, अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अगर वो ग्रीन सिग्नल देंगे तो ये अमेंडमेंट पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहली बात ये, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी अभी तक अगर मगर की बैठने को तैयार नहीं है। 9 सितंबर का वाकया बिल्कुल जमहूरियत के मुंह पर एक तमाचा है, इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज किसी के साथ ये एक्ट कर रहे हैं तो कल को फिर आपके साथ भी यही होगा। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे कवानीन जो आप अपोजिशन को क्रैश करने के लिए लाते हैं, कल को जब आप अपोजिशन में होते हैं वही कवानीन आप पर लागू होते हैं। लिहाजा इससे जमहूरियत कमजोर होती है, आपकी जो स्पेस है वो स्क्वीज होती है, आपकी स्पेस खोई जाती है। ये अब सियासी जमातों ने सोचना है। जब स्पीकर कौमी असेंबली का इजलास होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पार्लियामेंट लीडर्स थे वो वहां पर बैठते थे, कहते थे कि हाउस हमने किस तरह चलाना है, कोई नाखुशगवार वाकया अगर हो भी गया तो हमने उसको कैसे काउंटर करना है और कैसे माहौल को खुशगवार बनाना है। वो अब अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा पोलराइज हो गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी पार्लियामेंट लीडर्स वो तय नहीं करते जो पहले हुआ करता था। लिहाजा अब सियासी जमातों को बैठना होगा, बात करनी होगी, अदरवाइज इनका जो स्पेस है वो मजीद सुकड़ता चला जाएगा और इसका नुकसान इस जमहूरियत को होगा, इस मुल्क को होगा। ठीक है अनवर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हो तो फलक सर सवाल ये है कि बहुत सारे कुछ ऐसे रहनुमा हैं कि जिनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल जो लीडरशिप है उससे राबते नहीं हैं, और एक कयास आ रहा है, इस सिलसिले में बहुत सी नजरें यहाँ पर आ रही हैं कि हो भी ये सकता है कि शायद कुछ जो MNAs हैं आपके वो अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाल दें। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे मुमकिन आईनी पैकेज के हवाले से कि हुकूमत को नंबर गेम में बढ़तरी हासिल है या नहीं, क्या वाकई हुकूमत 22 सितंबर को PTI को जलसा करने देगी पंजाब में या नहीं, और फिर दूसरा ये भी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो पहले के उनके बयान थे और जो अब का उनका बयान है उस पर खासा तजाद नजर आ रहा है। इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो 22 सितंबर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है अब में लाहौर में, मुमकिन हो पाएगा उनके लिए? देखें जी, जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह की धमकी उन्होंने दी, जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की संगजानी के मुकाम पर, जिसको मंडी मवेशियां कहा जाता है, और वो जानवरों वाला लहजा वहाँ पे उनका था। खुलेआम उन्होंने रियासत को धमकी दी और एक सूबे के वसाइल का इस्तेमाल करके वो KP की आवाम को सुबाइयत की हवा देकर पंजाब की आवाम के सामने लाना चाहते हैं। तो इस तरह के रवैये को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखें, बड़े खुले अल्फाज में हमारी क़यादत ने ये कहा, और आज मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि वो अटक पुल क्रॉस करके बताएं। जिस तरीके से उन्होंने धमकियां दी हैं वो जरा उसको तो पार करके दिखाएं ना। पहले वो गंडापुर साहब, फिर वो जो 7 दिन का या 2 हफ्ते का मामला था कि हम इमरान खान को निकालेंगे, वो भी एक दफा कोशिश करने। देखिए, रियासती मशीनरी को, रियासती सूबे की
जो वसाइल हैं उनको किसी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल लेकिन करने की काज़मी साहब, इजाजत मेरा सवाल हर ये भी है देखने कि की अगर केपीके के वज़ीर आला ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया तो वो जो एनओसी एक साइन हुआ था, एक मुआहदा हुआ था आप लोगों के दरमियान, क्या उसमें ये लिखा था कि आप लोग भी जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर देंगे? देखें जी, ये भी आप अगर इस्लामाबाद जाएं आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, जो संजानी इंटरचेंज है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली हुई थी, ठीक है। इस्लामाबाद से आते हुए कुछ ऐसे रेड जोन को अगर आप ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे करना तो उन्होंने फसाद है जलसे के नाम पर, हालांकि आवाम आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? केपीके की जो आवाम है वो ये समझ रही थी कि शायद ये जा रहे हैं हमारे वजीर आला, वहाँ पे हमारे लिए कोई फ्लाई पैकेज का ऐलान होगा, वहाँ पे कोई ऐसी बात होगी जिसमें केपीके के अंदर कोई तरक्की, कोई इस्तेहकाम की बात होगी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई है, कोई सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, 136 मंसूबे बंद करके अपनी सियासत पे सूबे का खर्चा काज़मी साहब, मुमकिन है कि शायद कि वहाँ के केपीके के वज़ीर आला ऐसे कुछ ऐलानात कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस किस्म के इंतजामात किए या जो कुछ भी आप लोगों ने किया, उसने तो जलसे का मूड ही तब्दील करके रख दिया। उसके बाद देखिए जी, ये अफरा तफरी फैलाकर ये अपने इस चीज के पीछे नहीं छुप सकते कि कंटेनर बंद थे। कभी ये कहते हैं कि बहुत बड़ा जलसा हो गया, लोग पहुंच गए, अगर सारे रास्ते बंद थे तो क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया सबने, या कोई और खलाई मखलूक का सहारा लिया, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं ये कि हमें किसी तरीके से ऐसी बात मिल जाए, कुछ लोग हमें फर्जंदी में ले लें अपनी। फिर केपीके की तकरीर अगर इतनी अच्छी थी जिसको इमरान खान ऑन कर रहे हैं और पीछे किसी बंदे ने मुझे टोके अभी आपके प्रोग्राम में, मुझे नहीं पता पैनल में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, तो खान साहब ने तो सीधी सीधी बात की है कि हम ऑन करते हैं गंडापुर को, जो कुछ उसने कहा, और बाकी सारे अफराद डरपोक हैं, भगोड़े हैं। जो आपके प्रोग्राम में अगर कोई तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा हुआ है उससे ये जरूर पूछिएगा बाद में कि क्या आप जो गंडापुर ने जुबान इस्तेमाल की आप उसकी तायीद करते हैं। अगर वो तायीद करेंगे तो इमरान खान ने उनको बुज़दिल करार दे दिया है, जितने लोगों ने अब तक उसकी मजम्मत की है, तो उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है। किसी सूरत भी अफरा तफरी की मुल्क में फसाद की इजाजत इस इंतशारी, यही वजह है कि आप लोग अमनो अमा के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से कुछ कवानीन पास करके एक नोटिफिकेशन, एक बिल मंजर यहाँ पर लिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना ने तो आज कहा है कि जेयूआई ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी, तो फिर आप लोग कैसे अपने नंबर्स पूरे करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से? देखें जी, मौलाना साहब बड़े अच्छे, बड़ा एहतराम करते हैं मियां नवाज शरीफ का। यकीनी तौर पर जो संजानी में जलसा हुआ है उसके बाद उनको बात समझ आ जानी चाहिए और समझ आ रही है। जो राब्ते हमारी क़यादत के साथ उनके हुए हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत की गई है हर जानब से, इनके लहजे की, इनके रवैयों की, और यकीनी तौर पर मुझे हरगिज नहीं लगता बड़े जल्दी इवन जो अवाम है इनकी केपीके जिसके सारे ये चढ़ाइयाँ करते हैं दारुल हुकूमत पे और बाकी सूबों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखें, मैं बड़े कितने अफसोस की बात है कि जिस दिन ये गरज वहाँ पे इनकी गरज चमकती संजानी में, उसी दिन अफगानिस्तान की जानिब से हमला होता है पाकिस्तानी अफवाज पर, पाकिस्तानी फोर्सेस पर, तो वो उसकी तायीद कर रहे हैं कि वहां से आपको फूल आने चाहिए और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सोबारियत के साथ साथ जो दुश्मन ममालिक की तरफ से जो कमाइयाँ होती हैं, जो दुश्मनों की जानिब से हमारी फोर्सेस पे कमाइयाँ होती हैं, उसकी भी तायीद करते जा रहे हैं। तो यकीन करें, ऐसे इंतशारी टोले को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 9 मई वाले लोग हैं, ये 9 मई वाले रवैया दोबारा अपनाना चाहते हैं। लेकिन 9 सितंबर के बारे में आप क्या कहेंगे? हम सबको 9 मई तो नजर आता है कि 9 सितंबर हमें से किसी एक को भी नजर नहीं आता। काज़मी साहब देखिए जी, 9 सितंबर की बात, 9 मई आपको छोटा थाने लग रहा है जी, तो 9 सितंबर आपको छोटा थाने लग रहा है जी। देखें जी, इस कंपैरिजन से किसी सूरत आप कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते जहाँ पे आपके शोधा की तौहीन की गई है, जहाँ पे आपके शोधा की पार्लियामेंटेरियन क्या कोई मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, उनका मतलब किसी भी तरीके से टक्कर लगाया जा सकता है। अच्छा रवैया इख्तियार किया शहजाद अपना अयाज सादिक साहब ने फौरन से पहले आईजी साहब को बुला के बात पूछ की, लेकिन क्या आपको भूल गए कि इमरान खान के दौर में क्या हुआ था? क्या उनके दौर में पार्लियामान के अंदर से लोगों को नहीं उठाया गया था, कि सीट के थारियों में नहीं डाला गया था? अब इनको याद आ रही हैं, हर चीजें याद आ रही हैं, जब इनके ऊपर किसी का दस्त शफकत नहीं और इनको अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से इन्होंने 9 मई किया। तो ये हालात ठीक है। काज़मी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और आज आपकी हुकूमत है, न जाने कल बाद में किसकी हुकूमत होगी, यही सब कुछ दोहराया जाएगा, तो शायद फिर हम लोग यही अफसोस के साथ बात करेंगे। कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो सकता है। अदनान, मुझे आप ये बताइएगा, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या लग रहा है आपको, हुकूमत नंबर गेम पूरे कर पाएगी या आईनी तरमीम जो है वो मतलब उसके लिए उनके पास एक अच्छी पोजीशन है? किसकी हुकूमत? ये तो रजी साहब बताएंगे, किसकी हुकूमत? रजी साहब, मैंने तो बोलना ही नहीं है, अनवर रजा से पहले, अनवर रजा से पहले मैंने नहीं बोलना। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया है, उसकी वो चाहेगा तो पूरे कर लेंगे।
वो चाहेगा तो नंबर पूरे हो जाएंगे। अभी तर्जुमान साहब थे पंजाब हुकूमत के, तो उन्हें कोई खुदा के वास्ते बताया, वो इस्लामाबाद में नहीं थे, हम इस्लामाबाद रहते हैं। 29 मकामात पर कंटेनर लगाए गए। जो डॉक्यूमेंट्स में पैसे ट्रांसफर बताए गए ना कि पैसे कंटेनर्स का जो किराया है उन 2 दिनों का, वो लगभग 5.5 करोड़ है। इससे ज्यादा है, टैक्स अलग से है, टैक्स इस पे अलग से है। तो जब आपने 7 से 8 करोड़ सिर्फ कंटेनर्स का किराया भरा हो एक पार्टी से, इस हद तक खौफजदा हैं आप। और आप ये कह रहे हैं कि हम उसको, आपने सवाल पूछा ना, पता नहीं को एक और जलसा भी है ना, 22 सितंबर वाला। जरा आप ये क्लिप संभाल के रखिए। और मैं एक लफ्ज बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं बतौर सहाफी जो फील्ड रिपोर्ट करता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो रकबा है लगभग को 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसमें वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है आज की तारीख में। 10 सितंबर को टाइम हो चुका है 7:40। इस वक्त और इस तारीख में वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पॉलिटिकल पावर, स्ट्रीट पावर शो करा सकती है, जो जलसा करने की कैपेसिटी रखती है। मैं चैलेंज करता हूं, रजी साहब बैठे हैं, इनसे पूछें। रजी साहब तो मुस्कुरा रहे हैं आपके तज्जिए पे, शायद उन्हें मैं उनका हादसा सुन लिया है। अच्छा। तो उनका जो हादसा है, जब ये शहबाज शरीफ को वजीर आजम का कहते हैं, ऐसा ही मेरा हादसा निकल जाता है। जब ये कहते हैं कि इस मुल्क में नून लीग की हुकूमत है, मेरा हादसा निकल जाता है। जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जमहूरियत पसंद है, मेरा हादसा निकल जाता है। जब ये कहते हैं कि नून लीग सियासी जमात है, मेरा हादसा निकल जाता है। जब ये कहते हैं मरियम नवाज एक बाख्तियार वजीर आला, मेरा भी हादसा निकल जाता है। रजी साहब से पूछे कि मरियम नवाज ने आखिरी दफा पब्लिक गैदरिंग से कब खिताब किया था, आखिरी दफा जिसमें लोग हों, जिसको हम जलसा कह सकें। और नून लीग तो 2000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकती। उन 2000 बंदों को भी इन्हें वो हलीम नान के साथ बिरयानी का पैकेट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5000 रुपए का अलग से होगा और किराया अलग से देना पड़ेगा। 2000 बंदे फिर नहीं इकट्ठे कर सकते। ये इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ में कैपेसिटी है स्ट्रीट पावर को शो करने की। अब आप उन्हें करने दें या ना करने दें। जब इमरान खान का दौर था, मैं सबसे बड़ा नाकिद था, मैंने बहुत तनकीद की कि ना करें। मरियम नवाज जलसा करने गई, पानी छोड़ दिया जाता था, ज्यादती थी। नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, मरियम नवाज का ना चलने दिया गया। मैंने सबसे ज्यादा 4 मिनट चला था। आज जो कुछ नून लीग कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, कल को ये रोएंगे ज़रियाब और इनकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। कल ये जमहूरियत का नाम लेंगे, जमहूरियत के वास्ते देंगे, ये हम सबके पांव पड़ेंगे। बदकिस्मती से अदनान वोट को इज्जत तो नहीं दिला सके, शायद जमहूरियत के नाम पर रोना जरूर बचा रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं, ये पीटीआई के साथ नहीं कर रहे, ये आपके और मेरे वोट के साथ उसकी तजलील कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने नारा लगाया ना, वोट को इज्जत दो, तो किसको इज्जत दी नवाज शरीफ ने? भागे भागे वो आए और उन्होंने कहा यार चले एक बार फिर से वो मुतहर्रिक होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेट्स सी, हो सकता है कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो जाल जाए। अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, आज जो मौलाना की तरफ से बयान आया कि हम ऑपोजिशन में थे और ऑपोजिशन में ही रहेंगे, तो फिर आपको लगता है कि वाकई हुकूमत जो है वो नंबर गेम पूरे कर लेगी, आईनी पैकेज ले आएगी? ज़रियाब, आज मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद अली दुरानी ने मुलाकात की। उस मुलाकात के जो टिकर्स हैं और खबर है वो आज ऑन एयर हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब जब तक गवर्नमेंट को ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में पेश नहीं करेगी। हुकूमती वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल करने की कोशिशें कर रहा है। अब इसमें कामयाबी होती है या नाकामी होती है, ये आइंदा 1-2 रोज में भी पता चल जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो कुछ हो रहा है, इससे मैं आपको बताऊं, जो फैसला साज हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो गुड गवर्नेंस है, उससे ना खुश है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उससे उससे ना खुश है। ऊपर से सोने पे सुहागा देखिए कि पार्लियामेंट की जो तौकीर और बालादस्ती की बात किया करते थे, पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ हुआ, उसके बाद हुकूमत जो है। तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी ना खुश है, इतना कुछ नाक के नीचे हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक वर्ड नहीं बोलते, फिर भी ना खुश है, और क्या चाहिए? नहीं, देखिए ना, मुल्क की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, मुल्क में उनके साथ साथ जो फैसला साज है उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है ये मैंने डिफेंड नहीं करना, जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं ये उन्होंने फैसला साजों को डिफेंड करना है, मैंने बैठ के यहाँ पर नहीं करना। दूसरी बात, जो गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते थे कि हम हुकूमत में आकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, वो अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अवाम ताकत का सरचश्मा जरूर है जमहूरियत में, लेकिन आप देखें ना, अब अवाम बिलक रहे हैं। ये जो उनकी कमिटमेंट थी वो अब तक पूरी नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, पार्लियामान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एंगेज
किसी और ने नहीं, इन सियासी जमातों ने बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना था। अब आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस 9 सितंबर के वाकये की मजम्मत की, बाकी भी तमाम जमातों ने की। अब इसका नुकसान किसको हुआ, कौन कमजोर हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कमजोर हुई है। शायद वो इस वक्त हुकूमत में है, उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा कि उनकी जमात के साथ क्या कुछ हो रहा है। शायद ये हुकूमत में हैं और ये समझते हैं कि हम बड़े बाख्तियार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इनके साथ एंगेज नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये इस मौजूदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी मजबूरी है कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करें, पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम माहौल को खुशगवार रखें। अगर आपने आईनी तरमीम लानी है तो उसके लिए आपने पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करना है, आपने वोट सीख करना है। चलिए जो फैसला साज है वो कुछ ना कुछ तो आपकी मदद कर देंगे, लेकिन मेजर जो प्लेंटी है, मेजर जो काम है वो आपने करना है। तो जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब आप नहीं कर पाएंगे, जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं जो आपके साथ हैं, वो फिर मुझे बताइए ना वो किससे बात करेंगे? वो तो अपने तौर पर जो बाकी सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लिहाजा ये हुकूमत ने परफॉर्म करना है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूं जब पैका ऑर्डिनेंस आया था मैं उस वक्त भी कहता था, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, फिर पाकिस्तान जो पीटीआई का दौर था, अनवर रजा साहब जिस पैका एक्ट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद थी और हमें भी पता है कि पैका एक्ट कहां से आ रहा था और कौन लाना चाह रहा था। रिजवान रजा साहब मुझे ये बताइएगा कि जो आज सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के हवाले से एक एलामिया मंजर आम पर आया, आपको उसमें से बू नजर नहीं आती कि आप खुद भी चीफ जस्टिस जो है एक्सटेंशन के हक में हैं? कितने मिनट हैं हमारे पास लास्ट मिनट है। देखिए, पहले मैं बोलने लगा तो मैंने 2 लफ्ज बोले और आपने वो पीटीआई की सेनेटर को ले लिया, फिर आपने उसके बाद मेरे से दूसरा सवाल किया और आप सवाल से ना बचे मैंने 3 फिक्रे बोले, अदनान भाई मुझे पड़ गए और उसके बाद से अब रह नहीं दें। अब मेरा मतलब आज का तबसरा लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं, दबे दबे पांव चलना चाह रहे हैं, तबसरा रह नहीं दें आप, बस चलो ये सवाल मैं कल तक के लिए रख लेती हूं। मुझे इस बात टाइम लेके रजी साहब को टाइम दो, या नहीं लेना चाहते हैं, दबे पाऊं तो आपको आज निकलने की इजाजत है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तफसीलन कल मैं आपसे जरूर लूंगी। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।